हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लियर एसएससी क्लास। आप लोगों का इस क्लास में स्वागत है। आज हम हिस्ट्री के 20 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो न्यू पैटर्न पे आधारित हैं। आप लोग क्लास को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम और अच्छा वीडियो आप लोग के सामने प्रस्तुत कर सकें। चलिए आज के क्लास का पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये 21 नंबर का 20 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। हम लोग 1000 की सीरीज चला रहे हैं जिसमें 1000 तक क्वेश्चन करेंगे। उसके मैं छोटे छोटे वीडियो बनाऊंगी ताकि पढ़ने में सुविधा हो सके। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथनों पर विचार कीजिए। जैन धर्म के बारे में नीचे कुछ स्टेटमेंट दिया गया है, उस पर विचार करते हैं। पहला स्टेटमेंट है, जैन धर्म और दर्शन की उत्पत्ति और विकास के लिए 24 तीर्थंकरों को उत्तरदायी माना गया है। दूसरा, जैन भी वेदों में विश्वास नहीं करते लेकिन वे आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। तीसरा स्टेटमेंट है, 22वें तीर्थंकर पारसनाथ थे। पारसनाथ के अनुयायी श्वेत वस्त्र पहनते थे। चौथा, 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर थे। सभी सत्य कथनों का चयन कीजिए। इसमें से कौन कौन सा सही है वो बताना है। तो इसमें देख लीजिए कौन सा सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 4। जैन धर्म और दर्शन की उत्पत्ति और विकास के लिए 24 तीर्थंकर को उत्तरदायी, ये बिल्कुल सही है। सेकेंड नंबर है, जैन भी वेदों पर विश्वास नहीं करते लेकिन वे आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करते, ये भी सही है। इसमें थर्ड नंबर गलत है क्योंकि 22वें तीर्थंकर पारसनाथ नहीं थे बल्कि 23वें थे और 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर थे, ये बिल्कुल सही है। तो डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पहले तीर्थंकर ऋषभ देव थे, ये भी। नेक्स्ट पॉइंट है, 23वें तीर्थंकर पारसनाथ ने अहिंसा, सत्य, अस्तेय व अपरिग्रह की 4 शिक्षाएं दी थी जिसने श्वेतांबर संप्रदाय की नींव पड़ी। सेकेंड पॉइंट है, 24वें तीर्थंकर महावीर ने ब्रह्मचर्य को जोड़कर 5 महाव्रत की स्थापित किए और धर्म को संगठित किया। नेक्स्ट पॉइंट है, जैन धर्म वेदों को प्रमाण नहीं मानता पर आत्मा, कर्म, पुनर्जन्म व मोक्ष में विश्वास करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो जैन धर्म से ही रिलेटेड है। जैन धर्म में पंचव्रत के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसका अर्थ चोरी ना करना है। तो अभी 5 बताएं, उसमें 5 में से चोरी ना करना किसमें से है, वो क्या कहलाता है। पहला ऑप्शन है अपरिग्रह, दूसरा ब्रह्मचर्य, तीसरा अहिंसा, चौथा अस्तेय। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, अस्तेय। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए, जैन धर्म में पंचव्रत यानी 5 महान व्रत जैन अनुयायियों द्वारा पालन किए जाने वाले 5 नैतिक सिद्धांत है। इसमें अहिंसा में मतलब कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना होता है। दूसरा, सत्य हमेशा बोलना होता है। चोरी ना करना अस्तेय कहलाता है। ब्रह्मचर्य पवित्रता, ब्रह्मचर्य का पालन करना। अनासक्ति, संग्रहण ना करें यानी धन संपत्ति का संग्रहण नहीं करना, अपरिग्रह कहलाता है। चलिए, सूची 1 से सूची 2 मिलाना है। इसमें कुछ जनपद के नाम दिया गया है। ऐसे टोटल 16 जनपद थे, जनपद और उनकी राजधानियाँ। तो इसमें पहला जनपद था मल्लाह। मल्लाह की राजधानी क्या थी। इसका सही आंसर हो जाएगा, बताइए। मल्लाह, अंग, गंधार, वत्स, ये सब की राजधानी मिलाना। तो मल्लाह की राजधानी कुशीनगर, अंग की राजधानी चंपा, गंधार की राजधानी तक्षशिला और वत्स की राजधानी कौशाम्बी। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही बैठता है। मल्लाह का 4 बी नंबर बैठ रहा है, 4। एक पहला ही ऑप्शन से आप सही कर सकते हैं।
चलिए इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 6ठी से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच प्राचीन भारत में 16 महाजनपदों का उल्लेख मुख्य रूप से बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में मिलता है। ये याद रखिएगा कि बौद्ध धर्म का अंगुत्तर निकाय है और जैन धर्म का भगवती सूत्र है। ये एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसमें कुछ प्रमुख जनपद हैं। मगध जो सबसे बड़ा जनपद था, इसकी राजधानी राजगृह थी। बाद में इसकी राजधानी पाटलिपुत्र जो आज पटना है बना दी गई। अंग की राजधानी चंपा, काशी वाराणसी, वत्स की कौशंबी, कौशल की श्रीवस्ती, कुशावती, कुरु इंद्रप्रस्थ, अवंती उज्जैन या माहिष्मती, गंधार की राजधानी तक्षशिला, वज्जी की वैशाली और मल्ला के कुशीनगर या पावा भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मगध के किस राजा को सभी क्षत्रियों का संहारक कहा जाता है? बिंदुसार, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त या महापद्मनंद? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महापद्मनंद। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पुराणों के अनुसार महापद्मनंद को सर्वक्षत्र नायक कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, वनंद वंश जो 344 से 322 ईसा पूर्व के पहले के शासक थे और उन्होंने मगध साम्राज्य का विस्तार किया। उन्हें एक राट भी कहा जाता है जो उनके शक्तिशाली शासन को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मगध में शुंगों का स्थान किस वंश ने लिया? यानी मगध में शुंग वंश जो थे उसका स्थान किस वंश ने लिया? पहला ऑप्शन है गुप्त, दूसरा है कुषाण, तीसरा है कण्वास, चौथा है सातवाहन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कण्वास। इसको कण्व वंश भी कहते हैं। डिटेल एक्सप्लेनेशन देखिए, शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या कर उसके प्रधानमंत्री वासुदेव ने 73 ईसा पूर्व कण्वास या कण्व वंश की स्थापना की। नेक्स्ट पॉइंट है, पुराणों में कण्व वंश के शासक को शुंग भृत्य कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, सुशर्मा इस वंश के अंतिम शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से वह कौन सा मंत्री था जिसने राजा अशोक को सिंहासन प्राप्त करने में मदद की थी? सुसीम, दूसरा है भद्रयुद्ध, तीसरा है समुद्र, तीसरा है राधागुप्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राधागुप्त। डिटेल एक्सप्लेनेशन देखते हैं। राधागुप्त ने अशोक को राजा बनाने में सहायता की थी और सुसीम की हत्या करवाई। सुसीम उसका भाई था। बाद में वे अशोक के प्रधानमंत्री बने। नेक्स्ट पॉइंट है, अशोक जिसका शासनकाल 273 से 232 ईसा पूर्व था, मौर्य साम्राज्य के अंतिम महान शासक थे। कलिंग युद्ध जो 261 ईस्वी में हुआ था के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया, अहिंसा व धर्म विजय की नीति अपनाई और बौद्ध धर्म को श्रीलंका व मध्य एशिया तक फैलाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मौर्य साम्राज्य के राजा बृहद्रथ की हत्या किसने की? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुष्यमित्र शुंग ने। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देखते हैं। बृहद्रथ मौर्य वंश के अंतिम शासक थे जिन्होंने 185 ईस्वी में सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की। नेक्स्ट, शुंग काल में संस्कृत और ब्राह्मण व्यवस्था का पुनरुत्थान हुआ और मनुस्मृति रची गई। नेक्स्ट पॉइंट है, अंतिम शुंग शासक देवभूति की 73 ईसा पूर्व में अमात्य वासुदेव ने हत्या की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया था? वानभट्ट, मेगस्थनीज, कौटिल्य या विशाखादत्त? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कौटिल्य। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अर्थशास्त्र चाणक्य
जिसका नाम कौटिल्य चंद्रगुप्त के में भी नाम से जाना जाता है, के द्वारा रचित एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है और जो मौर्य काल में राजनीति, अर्थव्यवस्था और सैन्य रणनीति पर आधारित था। नेक्स्ट पॉइंट है, चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु और एक प्रमुख सलाहकार थे और इस ग्रंथ का प्राचीन भारत की राज व्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो स्टेटमेंट में से इसमें से आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। इतिहासकारों ने मौर्य साम्राज्य के इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए निम्नलिखित में से किस स्रोत का उपयोग किया है। मतलब मौर्य साम्राज्य का जानने के लिए कौन सा स्रोत का उपयोग किया है। पहला स्टेटमेंट है, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक यूनानी राजदूत का विवरण जो भागों में मौजूद है। दूसरा है अर्थशास्त्र, जिसके कुछ अंश संभवतः कौटिल्य या चाणक्य द्वारा रचित गए हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये दोनों स्रोतों का उपयोग किया जाता है मौर्य साम्राज्य के इतिहास को जानने के लिए। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देखिए। मौर्य साम्राज्य के पुनर्निर्माण हेतु शिलालेख, मूर्ति, सिक्के जैसे पुरातात्विक और इंडिका अर्थशास्त्र जैसे साहित्यिक स्रोत का उपयोग किया जाता है। पहला पॉइंट है, मेगास्थनीज यूनानी राजदूत 302 से 298 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया और मौर्य शासन पर इंडिका लिखा। इंडिका मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम है। अर्थशास्त्र, जो इसे कौटिल्य द्वारा रचित मौर्यकालीन राजनीति, कर, प्रशासन का प्रमुख स्रोत माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सांची की एक पवित्र केंद्र के रूप में स्थापना का श्रेय मौर्य सम्राट अशोक को खाली स्थान में दिया जाता है। तो सांची का एक पवित्र केंद्र के रूप में स्थापना किया गया, इसका कब की कौन सी ईस्वी में स्थापना की गई है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3री शताब्दी ईसा पूर्व। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सांची स्तूप मध्य प्रदेश में रायसेना जिले में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसे अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध धर्म प्रचारक हेतु बनवाया। प्रारंभ में ईंट भट्टी का बना स्तूप बाद में सुंग व सातवाहन काल में पत्थर से सजाया गया है और 4 तोरण द्वार जोड़े गए जिन पर बुद्ध के जीवन व जातक कथाएं उकेरी गई हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, यह प्रमुख बौद्ध तीर्थ व सांस्कृतिक केंद्र है। अगला क्वेश्चन देखिए। धामेक स्तूप के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सही कथन पहचानना है। पहला स्टेटमेंट देखिए, धामेक स्तूप वाराणसी के पास सारनाथ में सबसे उल्लेखनीय संरचना है। दूसरा स्टेटमेंट है, स्तूप का आधार 28 मीटर व्यास और 43.6 मीटर ऊंचा है, जो आंशिक रूप से पत्थर और आंशिक रूप से ईंट से बना हुआ है। इसमें कौन सा सही है। इसमें ऑप्शन नंबर सी, दोनों सही है। धामेक स्तूप वाराणसी के सारनाथ में है और इसका आधार व्यास 28 मीटर व्यास और 43.6 मीटर ऊंचा है। डिटेल एक्सप्लेनेशन देखिए। धामेक स्तूप सारनाथ वाराणसी के पास एक प्रमुख बौद्ध स्मारक स्थल है, जो उस स्थल को दर्शाता है जहां बुद्ध ने पहला उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन दिया था। पहला उपदेश को क्या कहा जाता है, धर्मचक्र प्रवर्तन। नेक्स्ट पॉइंट है, यह 28 मीटर व्यास और 43.6 मीटर ऊंचा है, आंशिक रूप से पत्थर और आंशिक रूप से ईंट से निर्मित है। अशोक ने लगभग 249 ईसा पूर्व इस स्तूप का निर्माण प्रारंभ किया था और गुप्त काल में इसे विस्तारित किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, उदयगिरी की गुफाएं उड़ीसा राज्य के खाली स्थान में स्थित है। उदयगिरी की गुफाएं उड़ीसा राज्य के कौन से शहर में स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भुवनेश्वर। डिटेल एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। उदयगिरी की गुफाएं भुवनेश्वर उड़ीसा के पास स्थित है और खंडगिरी गुफाओं के साथ
प्राचीन जैन स्थल का हिस्सा हैं। ये गुफाएं मुख्यतः जैन तीर्थंकरों से जुड़ी हैं और दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में कलिंग के राजा खारवेल के काल में बनाई गई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं। पूर्व और मध्य भारत में मौर्य के बाद कौन सा शासक बना? पूर्व और मध्य भारत में मौर्यों के बाद कौन सा शासक बना? शुंग वंश या कर्ण वंश? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों। पहले शुंग वंश बने फिर कर्ण वंश बने। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 185 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की, जिसने लगभग 100 वर्षों तक शासन किया। नेक्स्ट पॉइंट है, इसके बाद 72 ईसा पूर्व में वासुदेव कण्व ने शुंगों से सत्ता लेकर कण्व वंश की स्थापना की, जो 28 ईसा पूर्व तक शासन करता रहा, जिसके बाद शुंग कण्व परंपरा का अंत हो गया और अंध सातवाहन शक्ति उभर कर सामने आई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मौर्योत्तर साम्राज्य के दौरान एक आंतरिक व्यापार मार्ग उत्तरापथ खालिस्तान से जोड़ता है। कहाँ से कहाँ जोड़ता था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत के उत्तरी और पूर्वी भागों को उत्तर पश्चिम क्षेत्र से। इसका डिटेल देख लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस से 4 प्रांत प्राप्त किए व उन्होंने उत्तरापथ में शामिल किए। नेक्स्ट पॉइंट है, उत्तरी भारत को दक्षिण भारत से जोड़ने वाले 2 मुख्य व्यापार मार्ग उत्तरापथ और दक्षिणापथ थे। उत्तरापथ व्यापार मार्ग आधुनिक भारत में दिल्ली, मथुरा, वाराणसी, पटना और कलकत्ता शहरों को जोड़ता था। इस मार्ग का और अधिक विकास अशोक ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। शक राजा को पराजित करने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने किस से विवाह किया? तो शक राजा को पराजित करने चंद्रगुप्त द्वितीय ने किससे विवाह किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुबेर नागा। इसका डिटेल देख लेते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय ने नाग वंश की राजकुमारी कुबेर नागा से विवाह किया, जिसकी जानकारी हमें प्रभावती गुप्त के पूना ताम्रपत्र से प्राप्त होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने भाई राम गुप्त की पत्नी ध्रुव देवी से भी विवाह किया था। नेक्स्ट पॉइंट है, शक शासक रुद्र सिंह तृतीय को पराजित करने के बाद चंद्रगुप्त ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दूसरी शताब्दी ईस्वी के मध्य में मथुरा और गुजरात के क्षेत्र पर शासन करने के लिए रुद्रदमन ने किस वंश की से संबंधित रखता था? यानी रुद्रदमन किस वंश से संबंधित था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शक। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देखते हैं। रुद्रदामन 130 से 50 ईस्वी ने सिंध, कोंकण, नर्मदा घाटी, मालवा, काठियावाड़ व गुजरात के क्षेत्रों पर शासन किया। उसने महाक्षत्रप की उपाधि धारण की थी। रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत भाषा में लिखित प्रथम अभिलेख है। यानी रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत भाषा में लिखित प्रथम अभिलेख है। इसने गिरनार की सुप्रसिद्ध सुदर्शन झील की मरम्मत कराई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तख्त ए बही शिलालेख किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गंधार। डिटेल एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तख्त ए बही शिलालेख पार्थियन यानी पहलव के शक्तिशाली शासक गोंडोफर्नीज का है। इस शिलालेख में गोंडोफर्नीज को गुदब्यार कहा गया है। यह शिलालेख खरोष्ठी लिपि में है। गोंडोफर्नीज ने देवव्रत की उपाधि धारण की थी। उसकी राजधानी तक्षशिला थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। गुप्त और गुप्तोत्तर काल से ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। मालविका अग्निमित्रम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन बताना है। पहला कथन है, इसे कालिदास ने संकलित किया था। ये बिल्कुल सही है।
यह पुष्यमित्र के पुत्र अग्निमित्रम के वैवंबिक कुल से संबंधित बताता है और बौद्धयान स्रोतों सूत्र वैम्बिकताएं को क्षत्रप के रूप में दर्शाता है। ये भी बिल्कुल सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। मालविका अग्निमित्रम कालिदास द्वारा रचित संस्कृत नाटक है जिसे शुंग वंश के राजा अग्निमित्रम को मुख्य पात्र के रूप में प्रस्तुत किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें अग्निमित्र को वैवंबिक कुल से संबंधित बताया गया है जिसमें बौद्ध स्रोत सूत्र में क्षत्रप गोत्र से जोड़ा गया है। फिर कालिदास के द्वारा लिखे कुछ नाटकों को देख लेते हैं। अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम और मालविका अग्निमित्रम ये नाटक है। कालिदास के महाकाव्य है रघुवंशम और कुमार संभवम और खंड काव्य है मेघदूतम और ऋतु संहार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुप्तों के बाद राष्ट्रकूटों का भारत में किस हिस्से पर प्रभुत्व रहा? गुप्तों के बाद राष्ट्रकूट वंश थे, उनके भारत के किस हिस्से पर प्रभुत्व रहा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दक्कन। दक्कन के तरफ उनका प्रभुत्व रहा था। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। राष्ट्रकूटों के अभिलेखों में उनका मूल निवास स्थान लातूर मिलता है। राष्ट्रकूट वातापी के चालुक्य के सामंत थे। 752 ईस्वी में दंती दुर्ग ने अंतिम चालुक्य शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय को युद्ध में पराजित कर मान्यखेट में स्वतंत्र राष्ट्रकूट राज्य की स्थापना की थी। राष्ट्रकूट राज्य की स्थापना किसने की थी? दंती दुर्ग ने। नेक्स्ट पॉइंट है, इस वंश के शासक कृष्ण प्रथम ने एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कराया। इस वंश का अंतिम शासक कर्क द्वितीय था। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गुप्तोत्तर काल यानी पोस्ट गुप्ता पीरियड में अग्रहार भूमि का प्रशासन कौन करता था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ब्राह्मण। अग्रहार या गण्य योग्य भूमि ब्राह्मणों को सामूहिक रूप से दान दिए गए गांव थे। नेक्स्ट पॉइंट है, गांव के वरिष्ठ ब्राह्मणों की संस्था को सभा महासभा कहा जाता था। ब्राह्मणों को व्यक्तिगत रूप से दान दी गई भूमि को ब्रह्मदेव कहा जाता था। चलिए, इसका पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, क्लियर एसएससी ऑफिशियल पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम और अच्छे वीडियो लाएंगे और नेक्स्ट क्लास में इसके आगे क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।